नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। कहावत है कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। तो इस समय जो हमारी केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, वो भी अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल में अपना कदम फूंक फूंक कर रखना की शुरुआत की है, या कहें कि 2 कदम आगे तो 4 कदम पीछे की नीति वो इस समय अपना रही है। वरना मोदी सरकार के बारे में लोग जानते थे कि वो अचानक से जो है वो कई निर्णय लेती थी और वो निर्णय पे वो अडिग रहती थी, चाहे उसकी कितनी आलोचना हो। चाहे हम नोटबंदी की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें, हम कई ऐसी बात कर सकते हैं कि लोग डरते थे कि रात में क्या अनाउंसमेंट होगा। पर इधर के समय मोदी सरकार जो निर्णय ले रही है वो निर्णय से उसको वापस होना पड़ रहा है। इस समय केंद्र जो आयोग है, उसने, जो यूपीएससी है, उसने लेटरल एंट्री के लिए विज्ञापन को रद्द करने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ती सरकार की विरोधी गतिविधियां, फेक न्यूज आदि को लेकर सरकार प्रसारण बिल लाकर स्वतंत्र पत्रकारों, यूट्यूबरों और सोशल मीडिया को नियंत्रित करना चाहती थी, किंतु इस प्रसारण बिल के प्रारूप का विरोध होने पर इसे भी फिलहाल वापस ले लिया गया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर को लेकर आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था पर सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं के गुस्से को शांत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर पूर्व की व्यवस्था कायम रखना चाहती है। और उसने अपने 100 सांसद जो अभी हाल ही में मोदी जी से मिले थे, उनको आश्वस्त किया है कि हम इस पर विचार करेंगे। सरकार द्वारा लिए गए वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को भी दोनों सदनों में हुए विरोध के बावजूद संयुक्त संसदीय समिति को सौंपना पड़ा है। तीसरे कार्यकाल की मोदी सरकार ने अपने पिछले 2 कार्यकाल से थोड़ी अलग और फूंक फूंक कर कदम रखने वाली नीति अपनाई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनके पास स्पष्ट बहुमत का नहीं होना। वहीं उनके सहयोगी दल भी बहुत से मामलों में अपनी असहमति जताने लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरकार से समर्थन की भरपूर कीमत भी केंद्र सरकार को देना पड़ रहा है। यदि हम सरकार के 2014 से 2024 तक के 10 सालों के कामकाज और निर्णय को देखते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है कि रातों रात बिना किसी सहयोगी को बताए नोटबंदी लागू करना हो या जीएसटी लगाना हो, सरकार उसमें कभी पीछे नहीं हटी। इसके अलावा 3 तलाक की समाप्ति हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, ये भी सरकार ने किया। किसानों और परिवहन से जुड़े लोगों के देशव्यापी विरोध के चलते मोदी सरकार को 3 कृषि कानून और हिट एंड रन कानून मन मारकर वापस लेना पड़ा था। वरना तो समूची बीजेपी मोदी और शाह के इशारे पर उनके हर निर्णय का ताली बजाकर स्वागत करने को आतुर दिखती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब अनुशासित पार्टी भाजपा के भीतर भी असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे हैं। बिना आरक्षण वाले यूपीएससी की लेटरल एंट्री नोटिफिकेशन के वापस लेते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह का पत्र अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए संविधान और आरक्षण की व्यवस्था का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन को वापस लिया। राहुल गांधी ने 17 अगस्त को यूपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन को लेकर कहा था कि सरकार SC ST और ओबीसी जो हैं उनको आरक्षण को खत्म करना चाहती। इसी तरह की बात अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेताओं ने कहा, और अब वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं क्योंकि ये उनके दबाव के चलते ये वापस हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में ट्वीट करके कहा था कि एनडीए की गठबंधन वाली सरकार और बीजेपी की बहुमत वाली सरकार में उन्होंने अंतर बताया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने पब्लिक के सेंटीमेंट को देखते हुए बिल वापस लिया है। अगर हम इतिहास की यात्रा करें तो नरेंद्र मोदी का, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए जो बिल वापस लिए थे, खास करके अगर मैं किसान बिल की बात करूं तो वो उन्होंने वापस लिए, और इसी तरह हिट एंड रन का बिल भी उनने वापस लिया। अगर हम ये बात करते हैं कि 2014 में ऐसा माना जाने लगा था कि मोदी जी की लहर चल रही है, 2019 के आते आते ऐसा लगा कि ये मोदी मैजिक का समय है। बीजेपी ने 2014 में अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त किया, 303 सीटों पर बाजी मार ले गई। वहीं उसके गठबंधन एनडीए को 353 सीट मिली। अब 24 में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव था उसमें इनका नारा था कि अब के बार 400 पार, और मोदी जी के चेहरे पर, क्योंकि इस बार का चुनाव मोदी की गारंटी पे लड़ा गया था
और ये सबको लग रहा था कि अब के मोदी आएंगे तो जो कांग्रेस और बाकी कह रहे थे कि ये लोग जो हैं ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। अब हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ और तख्ता पलट हुआ और पूरे देश में आरक्षण को लेकर पूरे अनुभव भी पिछले जो हैं, चाहे वो मंडल कमीशन की बात करें या उसके बाद की बात करें, तो सरकार कहीं ना कहीं अब जो है वो विपक्ष के हाथ में झुंझुना नहीं देना चाहती। चाहे बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जेडीयू हो, चाहे वो अनंतराम मांझी की पार्टी हो, चाहे पीछे से सपोर्ट करने वाली मायावती हो, सबने जो है इस जो विज्ञापन लेटरल एंट्री का विज्ञापन था उसको वापस लेने की बात कही। वक्फ बोर्ड बिल जो था वो जो मोदी जी लेके आए थे और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बड़ी बहस हुई, जमकर हंगामा हुआ, विपक्ष ने सरकार को सदन में लगातार घेरा और सरकार ने चाहे तो इस बिल को पास कर लिया, पर जब इसका विरोध बढ़ता गया तो उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भेज दिया। जैसा मैंने आपसे कहा कि ब्रॉडकास्ट बिल 2024 ये भी इस तरह से था कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बिल को उन्होंने पेश किया, पर केवल विपक्ष नहीं बल्कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर और इंडिविजुअल कंटेंट राइटर ने भी जो है सरकार के इस कदम का विरोध किया। अंततः मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को सोशल मीडिया एक्स पर इस बिल को वापस लेने और नए मसौदे के साथ इसे लाने की जानकारी देनी पड़ी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। मंत्रालय ने लोगों से 15 अक्टूबर तक इस मामले में राय भी मांगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल जो है वो निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को बजट सत्र में बिल लेकर आई। इससे सरकार ने कुछ प्रावधान किए थे जिससे बिजनेसमैन से लेकर आम आदमी को भी सरकार के प्रति जिसकी नाराजगी दिख रही थी। बहरहाल सरकार को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी, जिसके बाद सरकार ने जो है ये भी जो है बिल को वापस लिया। तो ये लगातार हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग का बिल हो चाहे बाकी बिल हो, सरकार को लगातार जो है वो कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है, विचार विमर्श करना पड़ रहा है, नया ड्राफ्ट तैयार करना पड़ रहा है और अपने जो 2 कदम वो आगे चलती है उससे उसको 2 कदम पीछे आना पड़ रहा है। तो हम ये लगातार देख रहे हैं कि सरकार कई मुद्दों पर जो है वो अपने ही जो उसकी इच्छा शक्ति है, ऐसा पहले नहीं होता। अगर सरकार 400 पार कर जाती तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी, पर तो अब ये भी देखना पड़ता है कि नीतीश कुमार क्या कहेंगे, चंद्रबाबू नायडू क्या कहेंगे और चिराग पासवान क्या कहेंगे, अनंतराम मांझी क्या कहेंगे। ये बहुत सारी चीजें जो हैं इस समय सरकार को देखने की जरूरत पड़ रही है और विपक्ष लगातार हमलावर है। लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं संविधान के मामले में, आरक्षण के मामले में सरकार को घेर रहा है और पब्लिक के बीच में वो इस तरह का माहौल बना रहा है कि वो ये सरकार जो है ये आरक्षण को वापस ले लेगी। इसीलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बदलने के लिए तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से उभरी स्थितियों के बाद आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारत बंद रहा। तो देखते हैं कि भारत बंद के दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो अपने ऊपर लागू करे पहले, है ना। जो कॉलोनाइज सिस्टम है उसको बंद करें और वहाँ क्रिमिनल लागू करें, उसके बाद दूसरों पर आजमाएं। हम यही चाहते हैं। देखिए, हर किसी एससी वर्ग के उन साथियों को सामने आना चाहिए जिनका कि एसटी के प्रति, आरक्षण के प्रति लगाव और प्रेम है। इनकी सबकी नैतिक जवाबदारी है कि खड़ा होना चाहिए। आज हमारे आरक्षण में छेड़छाड़ हो रहा है, चुप रहेंगे तो और इसके दुष्परिणाम हो सकते। हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह विपक्ष हमलावर है, तो विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता ये इन सारे विधेयकों पे जो वापस हो रहे हैं या जो प्रस्तुत हो रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या ट्वीट हो रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके 2 पार्ट है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एक विषय था क्रीमी लेयर का और दूसरा विषय था कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इन 2 विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने एक में तो ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो कोई जजमेंट का पार्ट नहीं होता। और जब SC ST के सांसदों को
जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के एमपी भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रीमी लेयर SC/ST में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। मायावती जी ने सपोर्ट किया है, कहा कि बीएसपी सपोर्ट करी भारत में। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। और जानकारी हम लोगों ने दिया, ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC/ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC/ST समाज जो है सचिवालय में बैठे, ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। तो निश्चित रूप से ये जो ब्रॉडकास्ट बिल है, चाहे लेटरल एंट्री वाली बात हो, चाहे वक्फ की बात हो, लगातार जो है हम देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों में सरकार को वापस होना पड़ रहा है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार को कोई भी नया बिल यदि लाना है तो उसको पहले व्यापक बहस करानी चाहिए। संगठन में इस बात पर भी सोचना चाहिए कि इसका असर भविष्य की राजनीति पे, भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या पड़ेगा, सरकार को लेकर लोगों के मन में किस तरह के परसेप्शन बन रहे हैं। कुछ लोग जो बीजेपी या कहना चाहिए हिंदूवादी संगठन से जुड़े हैं, उनको लगता है कि अब सरकार को इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसे लगता है कि मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ रहे हैं, तो अगर वो हिंदुओं की हिमायती है तो उसको हिंदू राष्ट्र भी घोषित करना चाहिए। सबके लिए समान कानून जो है, उसकी समान नागरिक संहिता की भी लगातार बातचीत हो रही है, पर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जा रही, क्योंकि उसमें भी एक मत नहीं है, उसमें भी बहुत सारी विरोधाभास नजर आ रहे हैं। तो इस समय जो अनुशासित पार्टी बीजेपी है, उसमें उस तरह का विरोध तो नहीं होता जिस तरह कांग्रेस और अन्य पार्टियों में होता है, पर उसके भीतर भी अब बहुत तरह से विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। और वो लोग जिनको लगता था कि मोदी मैजिक है, अब चूंकि मोदी मैजिक इस लोकसभा चुनाव में उस तरह से नहीं दिखा, तो अब बहुत सारे लोग जो अंदर अंदर पार्टी के भीतर भी जो मोदी जी के विचारों से या उनकी कार्यपद्धति से असहमत होंगे, अब बहुत सारे फोरम के जरिए वो अलग अलग लोगों के माध्यम से ये बात उठा रहे हैं। तो इस समय हम देख रहे हैं कि बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। बहुत सारे मामलों में बीजेपी को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम केवल राम नामी चादर ओढ़ के चलेंगे, तो ये भी उन्होंने देखा कि राम नामी चादर भी वहाँ भी काम नहीं आई जहाँ पर कि लोगों को उम्मीद थी, और यदि हम बहुत सारी हेट स्पीच देंगे तो वो भी हमारे लिए काम नहीं आएगी। तो अब निश्चित रूप से ये जो मोदी जी का कार्यकाल है, मोदी सरकार का कार्यकाल है, ये बहुत बदला हुआ कार्यकाल है, इसकी कार्यपद्धति बदली हुई है। और इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, राहुल गांधी जिस तरह से लोकसभा में घेराबंदी कर रहे हैं, और बाकी पार्टियां लामबंद होकर जिस तरह से भाजपा के तमाम कदम पे नज़र रख रही, जैसे पहले भाजपा रखती थी। तो अब निश्चित रूप से ये जो तीसरा कार्यकाल है, ये इतना सरल नहीं है, और यही वजह है कि लगातार कोई बिल प्रस्तुत होता है और फिर वो रुक जाता है, कहीं वो कमेटी में जाता है। तो ये जिस तरह के विरोध के स्वर उठ रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस सरकार के लिए उस तरह के सहज काम करने का अवसर नहीं दे रहे हैं, जैसा कि पिछले 2 कार्यकाल में मोदी जी की सरकार ने काम किया। तो देखते हैं कि फूक फूक कर कदम रखने वाली मोदी सरकार किस तरह से अपने बाकी लोगों को अपने पक्ष में करती है, बहुमत को अपने पक्ष में कैसे करती है, और जो उसका एजेंडा है, जो मोदी की गारंटी है, और जिन चीज़ों को उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लाया है, वो सारी चीज़ों को वो कैसे कार्य रूप में परिणित करते हैं। नमस्कार।